कि इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहना ही एक बहुत बड़ा गंदा मजाक है, झूठ है। जुमा के दिन जितने भी मुसलमान हैं वो अपने यहाँ बाजू पर काली पट्टी बांध के नमाज पढ़ने जाएंगे और बहुत शांत विरोध करेंगे। हम पूरे मुसलमान हमारा बहुत शांतिपूर्वक विरोध करेंगे हम लोग, कि हम ये कायदे के खिलाफ है और हम कभी नहीं चाहते कि कायदा हमारे ऊपर थोपा जाए। कोई रीत रिवाज नहीं है, ये कुरान के कवानीन है जो अल्लाह ताला ने कुरान में नाजिल किए हैं। हदीस में की बात भी नहीं है तो कुरान की बात है। लेकिन नहीं किया। जहाँ इलेक्शन करीब आता है वहाँ इन चीजों को लाकर वोट पोलराइजेशन का मकसद उनका है वो हल करने के लिए वो इसे करते हैं। देखिए आप जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं दोनों में कोई कहीं तालमेल नहीं है। हम चाहेंगे कि इस बात को ज्यादा और मैं आप लोगों से खासतौर से मीडिया से अपील करूंगा कि भ्रामक प्रचार को छोड़कर सच्ची बातें कौम के सामने लाए। वन नेशन, वन इलेक्शन, वन लॉ, वन पार्टी और कायमी सत्ता, कोई विपक्ष भी ना बचना चाहिए। इस तरह की पूरी स्ट्रेटेजी पे लोग आगे काम कर रहे हैं। वरना इसमें न देश का हित है उनके साथ में, न लोगों का हित है, और हिंदू मुस्लिम टकराव पैदा करके देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। उसका मैं समझता हूँ पूरा इंट्रोडक्शन तो हमारे दोस्त इकबाल मिर्जा ने आपके सामने रख दिया, लेकिन इसमें समानता से ज्यादा जो अंडरग्राउंड चीजें जो उसमें हैं, क्योंकि अगर समानता ही यही होता तो गुरु गोलवालकर का नाम आप लोगों ने सुना है, बहुत ही फेमस आरएसएस के स्थापक हैं। बंच ऑफ थॉट आरएसएस के मेंबरों को लगभग कंपल्सरीली पढ़नी पड़ती है। अगस्त शायद 1916 में दिल्ली में 2016 में दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन था। वहाँ उन्होंने बीजेपी ने एक सेंटर शुरू किया और उसके उद्घाटन समारोह में उद्घाटन करने के लिए गुरु गोलवालकर जी गए थे। उन्होंने ये बात बहुत साफ कही थी कि सिविल समान कोड जो है यूसीसी जिसे हम कहते हैं वो इस मुल्क के हित में किसी तरह भी मुनासिब नहीं है, ना उसको लाना चाहिए। वो मुल्क के हित के विरुद्ध है, ये उनके बहुत स्पष्ट उनका बयान है। और बाद में उन्होंने पूरी उसकी तफसील एक आर्टिकल में लिखकर जो उनका ऑर्गेनाइजर जो उनका मुखपत्र है उसमें, और दूसरे एक और उनके अपने शायद मदर इंडिया में उनका अपना शायर बता पांच जन्य है उसमें, लेकिन इन दोनों में तुमने देखा इसलिए मैं उसको हवाले दे रहा हूँ। उसमें उन्होंने आगे चलते हुए कहा था कि इस देश में कभी भी समान सिविल कोड की बात नहीं करनी चाहिए। अब आप देखिए कितना कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ तो गुरु गोलवालकर को अपना गुरु मानते हैं, इतना ही नहीं उनकी हर बात को ईमान का जुज समझ के अमल करते हैं। यहाँ जहाँ ये मामला आया अब उनके बिल्कुल कहने के उलट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसमें देश का देश का हित उनकी नजर में नहीं है। उनकी नजर में जैसा भी हमारे इकबाल भाई ने बताया कि पहले कायदा जिसके लिए लाया जाता था उससे पूछा जाता था, क्योंकि हुआ ये है कि कायदा उसके लिए नहीं बल्कि उसके वोटों के लिए लाया जा रहा है। और इस तरह करके बिल के माध्यम से वो लोग वोटों का पोलराइजेशन करना चाहते हैं। और यही वजह है कि जहाँ इलेक्शन करीब आता है वहाँ ये जैसा भी कहा कि पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं वहाँ समान सिविल कोड बिल ला रहे हैं। अगर यही मकसद हो उनका तो एक साथ सब जगह ला सकते थे। ये अगर उनकी नीयत साफ होती तो एक साथ पूरे मुल्क में जहाँ भी जिस स्टेट में भाजपा की सरकार है वहाँ एक साथ इस बिल को वो ला सकते थे, लेकिन नहीं किया। जहाँ इलेक्शन करीब आता है वहाँ इन चीजों को लाकर वोट पोलराइजेशन का मकसद उनका है वो हल करने के लिए वो इसे करते हैं। देखिए आप उत्तराखंड में पहले आया इसलिए वहाँ इलेक्शन आ रहा था, गुजरात में अब आया, अब हो सकता है किसी और किसी जगह जाए।
तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्शन या वोट गेनिंग का मामला है, वरना इसमें न देश का हित है उनके साथ में, न लोगों का हित है। और हिंदू मुस्लिम टकराव पैदा करके, वरना बहुत पहले भी, बल्कि मैं समझता हूँ कि शायद 70 की दहाई में एक बहुत बड़े हमारे यहाँ बुजुर्ग पत्रकार थे और बड़े नामी ग्रामी थे, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, ये 4 शादियों का उस वक्त बहुत चला था, अभी तमाम चीजें आ रही, उस वक्त 4 शादियों का उन्होंने ये लिखा, सर्च करके पूरा गुजरात समाचार में कॉलम लिखा करते थे। उन्होंने कहा था कि लेटेस्ट सर्च ये बताती है कि मुसलमानों में 0.02% लोग हैं जिनकी 1 से ज्यादा बीवियां हैं, और गैर मुस्लिम से शायद 4 या 5% लोग हैं। तो वहां पहले वो करिए ना। तो ये तमाम हकीकत और जो जमीन पे लोग बता रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, दोनों में कोई कहीं तालमेल नहीं है। हम चाहेंगे कि इस बात को ज्यादा, और मैं आप लोगों से खासतौर से मीडिया से अपील करूंगा कि भ्रामक प्रचार को छोड़कर सच्ची बातें कौम के सामने लाएं। मैं समझता हूं देश की इससे बड़ी सेवा आज के जमाने में कोई नहीं हो सकती कि आप देश को कम से कम सत्य बातें बताएं और देश को सही रास्ते पर बनाएं। थैंक यू। समिति की जानिब से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आप तमाम हजरात का, मीडिया पर्सन्स का हम गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति की जानिब से स्वागत करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे आरिफा बहन मौजूद हैं, हमारे हित रक्षक समिति के कन्वीनर वासिफ भाई मौजूद हैं, इकबाल मिर्जा साहब जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी और हमारे मुरब्बी जनाब निसार अहमद अंसारी साहब मौजूद हैं, और हमारे लीगल एक्सपर्ट और हर वक्त लीगल बात कम्युनिटी के लिए जो भी मसले आते हैं आपके सामने रखते हैं, ऐसे हमारे एडवोकेट राय हकीम साहब मौजूद हैं, आपके मुनव्वर भाई भी यहाँ मौजूद हैं। बारी बारी आपसे सब बात करेंगे। मैं पहले इकबाल मिर्जा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो कुछ इंट्रोडक्शन दे कमेटी और इस प्रोग्राम से मुतालिक। अल्लाह ईश्वर के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति जो गुजरात के तकरीबन सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है, ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है मुसलमानों के सभी जमात, सभी संगठन, सभी एनजीओ का, और जितने भी सेक्ट है वो सबका मिलकर, तो तकरीबन गुजरात के सभी मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करती है। अभी हाल ही में आपको मालूम है कि उत्तराखंड के बाद हमारा गुजरात दूसरा राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो कायदा है वो असेंबली में पास किया गया है, और आज की ये कॉन्फ्रेंस उसी के लिए बुलाई गई है। और हमारे निमंत्रण पे आप सभी मीडिया पर्सन जो आए हैं उनका हम हृदयपूर्वक स्वागत करते हैं। आपको मालूम है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो उत्तराखंड के बाद गुजरात में आया है, कोई भी सरकार हो उसका ये दायित्व है, कर्तव्य है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि सरकार का जो शासन है देश का उसको संविधान के मुताबिक चलाए। लेकिन ये जो कायदा यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो आया है वो संविधान की आर्टिकल 14 और 25 का स्पष्ट उल्लंघन है, हमारा ये मानना है। क्योंकि आर्टिकल 25 ये कहता है कि भारत के हर नागरिक को अपनी मर्जी का मजहब, धर्म पसंद करने का, उस पर अमल करने का, न सिर्फ अमल करने का बल्कि उसका प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार हर नागरिक को दिया गया है। तो ये स्पष्ट तौर पे उसका उल्लंघन बताया जाता है। सामने ये कहा जाता है कि आर्टिकल जो 44 है उसमें तो 44 में बताया गया है कि भाई एक वक्त जब आएगा, मुल्क तरक्की कर लेगा और सभी की मर्जी होगी तो कॉमन सिविल कोड लाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। लेकिन उसके साथ और भी बहुत सारी बातें रखी गई है कि देश को नशा मुक्त किया जाएगा, पूरे देश में गौहत्या पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और सबको रोजगार दिया जाएगा, सबको शिक्षा दी जाएगी। तो इतने अहम इश्यूओं को छोड़कर ये सरकार इसके ऊपर लगी है। एक और अजीब बात लगती है कि अगाऊ पहले की जो सरकारें थी उनको कोई कायदा लाना होता था, पहले लोग कायदे की डिमांड करते थे
कोई भी धर्म के लोग, संप्रदाय के लोग, कोई समुदाय या किसान है या मजदूर है या महिला है, वो ये डिमांड करते थे कि हमारे हक के लिए, हमारे फायदे के लिए कायदा लाया जाए या हमारी ये समस्याएं उसका हल किया जाए, उसके लिए कोई बिल पास किया जाए। लेकिन अब देखते हैं कि कुछ अजीब सरकार है, जिनके लिए कायदे ला दिए वही उसका विरोध करते हैं। किसानों के लिए बताया गया कि कायदा किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है और पूरे किसानों ने उसका जबरदस्त विरोध किया, 2 साल तक विरोध किया। 750 किसानों की जब शहीदी हो गई उसके बाद में वो बिल वापस लिया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड की न सिर्फ किसी भी धर्म और संप्रदाय के मानने वालों ने इसकी कभी डिमांड नहीं की, उसके बावजूद ये जो कायदा है उसको लाया गया है। ये कायदे के बारे में ये भी बताया जाता है कि जब भी कोई सरकार को कायदा बनाना होता है तो वो लॉ कमीशन को कायदा भेजती है। इसमें भी ऐसा ही हुआ कि लॉ कमीशन को 21वां जो लॉ कमीशन था उसको भेजा गया। उसने सर्च किया, उसने पूरा स्टडी किया, लोगों से मुलाकातें की और उसके बाद में उनका जो आखिरी रिपोर्ट आया वो ये आया कि ना ही इसकी जरूरत है और ना ही ये इच्छनीय है। इसके बावजूद लॉ कमीशन के रिपोर्ट के बावजूद इसको लाया गया। एक बात यह भी है कि इसको केंद्र सरकार को लाना चाहिए। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि ये भाजपा शासित राज्यों में इसको 1 by 1 लाया जा रहा है। अगर उत्तराखंड का, गुजरात का और आने वाले दिनों में और किसी राज्य में आता है और इसमें अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, तो ये कॉमन सिविल कोड कहां से हुआ? सिर्फ गुजरात की भी बात करें तो गुजरात में इसको समान नागरिक संहिता कहा जा रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब उसके अंदर से हमारा आदिवासी जो समाज है वो 15% है गुजरात में। 1 करोड़ के करीब आदिवासी भाई हैं। वो अगर इस कायदे में से बाकात रहने वाले हैं तो ये यूनिफॉर्म कहाँ हुआ? बताया जाता है कि ये समुदाय के लिए, देश के लिए बहुत लाभकारक है, फायदे कारक है। तो आदिवासी समाज को इससे वंचित क्यों रखा जा रहा है? इसका मतलब स्पष्ट है कि आदिवासी समाज को अगर इसमें शामिल किया जाता है तो इनको राजकीय बहुत बड़ा नुकसान होने की अंदेशा है। और मुस्लिम समाज को तो आप देखते हैं कि 2014 के बाद से मुस्लिम समाज के बारे में तो ये शुरू कर दिया है कि मुस्लिम समाज के खिलाफ सब कायदे, सीए लाए, वकफ का कायदा लाए, उसके बाद में यूनिफॉर्म सिविल कोड आए। तो मुसलमानों पे कायदे डालने की वजह से इनका पोलराइजेशन, सियासी पोलराइजेशन होता है और उनको फायदा होता है। तो जिनसे नुकसान हो रहा है उनको बाहर रखा गया है, जिनसे फायदा हो रहा है उसको अंदर रखा गया। ये स्पष्ट मतलब सामने दिखाई देता है ये। और ये कायदा लाने से पहले पूरी फिजा बनाई गई इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो भ्रामक, जो गलत बातें हैं वो फैलाई गई। सबसे बड़ा जो तुक है कि मुसलमान 4 निकाह करते हैं और इनकी 20 बच्चे होते हैं, आने वाले दिनों में इनकी संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन ये इतनी भ्रामक बात है, इतना झूठा प्रचार है। भारत के 2011 के सेंसेक्स के मुताबिक 1000 मुस्लिम पुरुष पे 951 मुस्लिम औरतें हैं। एक विवाह या एक निकाह करना है तो 49 खुटती है। ऐसे में 2 निकाह और 4 निकाह तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इसका भ्रामक प्रचार किया जाता है। 4 बीवी और 20 बच्चे वाला एक केस हिंदुस्तान में आप ला के बता दीजिए। मैं आप सब मीडिया पर्सन को कहता हूँ, एक केस ला के बताइए पूरे हिंदुस्तान में अगर ऐसा हो तो मेरा कहने का मतलब ये बहुत भ्रामक प्रचार करके ये सब चीजें की जा रही है। हमारा देश जिसमें सभी धर्म और संप्रदाय के लोग बरसों से मिलजुल कर रहते हैं, एक ऐसा बगीचा है जिसके अंदर हर प्रकार के, हर रंग के, हर खुशबू के फूल है। ऐसे बगीचे को गलगोटे की खेती में लोग रूपांतरित करना चाहते हैं कि सब एक हो जाए, सब एक हो जाए, जो मुमकिन नहीं है। तो गुजरात मुस्लिम हितरक्षक समिति है वो इसका पुरजोर विरोध करती है। ये कायदे का हम लोग विरोध करते हैं। ये जो बिल आया है उसको हमारी जो लीगल टीम है वो उसका स्टडी करेगी, रिसर्च करेगी और जो कानूनी इसके तरीके हो सकते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उसमें जाने की कोशिश करेगी। इसके साथ साथ हम जैसे आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम आपके माध्यम से भी जो हमारी प्रजा है, आवाम है, उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। ये बिल हमको किसी भी हाल में मंजूर नहीं है हमारे लिए। इसके बाद जो शुक्रवार आएगा, जुमा आएगा, तो जुमा में हम इसका विरोध दर्ज करेंगे। हमारे बाजू पर काली पट्टी बांध के हम लोग नमाज पढ़ेंगे। यौम दुआ का भी हम लोगों ने एहतमाम किया है। और जुमा का जो खिताब होता है, जो जुमा के प्रवचन होते हैं, उसके अंदर भी हम मुस्लिम समाज को जागरूक करेंगे, उनको ये बताएंगे कि ये कायदा हमारे लिए कितना वो है।
ये सब चीज़ें हम लोग करने वाले हैं इंशाल्लाह। तो आगे जो भी इसका गुजरात मुस्लिम मित्र अक्सर के जो प्रोग्राम होंगे वो भी आपके सामने आएंगे। तो ये मैंने जब ब्रीफ में बातें रखी हैं, और इसके बाद आप सवालों के जरिए हमारे जो एक्सपर्ट लोग हैं, जैसे मोहम्मद ताहिर हकीम साहब एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट के भी और सुप्रीम कोर्ट के भी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसके मेंबर भी है और उसके लीगल एडवाइजर भी है, और उत्तराखंड में जो ये कायदा आया है, पास हुआ है, उसको भी वही देख रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे एडवोकेट इकबाल शेख साहब भी हमारे साथ हैं, जिन्होंने वक्फ पे उसमें भी बहुत काम किया और अभी यूसीसी के ऊपर भी बहुत काम कर रहे हैं। हमारे साथ निसार अहमद अंसारी साहब जमीयतुल उलमा गुजरात के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी हमारे साथ हैं। वासिफ हुसैन शेख साहब जो इसके कन्वीनर हैं, और मुनव्वर हुसैन शेख साहब जो स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के गुजरात के प्रेसिडेंट हैं, और हमारी बहन आरिफा परवीन जो जमात। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला था, तो गुजरात मुस्लिम मित्र अक्सर की कोर कमेटी की भी मीटिंग हुई, और उसमें काफ़ी लोगों को हमने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भी बुलाया, और उसका हमारा कैसे क्या करना उसकी हमने पूरा प्रोग्राम बनाया उसका। और मालूम हुआ कि विधानसभा में ये पास होना है, तो उसी दिन हमारा जो डेलीगेशन है गुजरात मुस्लिम मित्र समिति का, वो विधानसभा में गए, और विपक्ष के जो नेता है तुषार चौधरी साहब और अमित चावड़ा साहब, उनसे हमने मुलाकातें की, और उसमें इमरान खेड़ावाला साहब और गयासुद्दीन शेख साहब साथ में थे, और पूरे उनके हमने हमारी जो भी रजूआत थी वो उनके सामने की कि कांग्रेस को इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए, ये हमने बहुत खुलकर उनके साथ बताया, और उन्होंने उसको एग्री भी किया, और हम देखते हैं कि फिर उन्होंने विधानसभा में उसका विरोध भी किया। अभी आज ये सबसे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमने ये सोचा कि जो कुछ भी बातें हैं प्रेस के जरिए हम आवाम तक, लोगों तक पहुंचाए उसको, तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की है। आप सबसे बहुत दिल से मेरी गुजारिश है कि ये जो कुछ बातें हैं सत्य को फैलाएं लोगों को, और जो भ्रामक चीज़ें हैं उसको बताएं कि वो भी क्या मतलब भ्रामक बातें वो भी बताएं। अब इसके बाद जो हमारा प्रोग्राम है वो हम जो गुजरात के गवर्नर हैं उनसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि बिल बाद में तैयार होकर उनके पास जाएगा, उनकी साइन पहले होती है। तो सबसे पहले हम गवर्नर के पास जाएंगे, गुजरात मुस्लिम मित्र अक्सर का डेलीगेशन जाएगा, और उनसे मिलके हमारी जो रजूआत है वो हम लोग करेंगे। इसके बाद हमारा जो दूसरा प्रोग्राम है वो 3 अप्रैल को है, जुमा के दिन। जुमा के दिन जितने भी मुसलमान हैं वो अपने यहाँ बाजू पर काली पट्टी बांध के नमाज पढ़ने जाएंगे, और बहुत शांत विरोध करेंगे। हम पूरे मुसलमान हमारा बहुत शांतिपूर्वक विरोध करेंगे हम लोग, कि हम ये कायदे के खिलाफ है, और हम कभी नहीं चाहते कि कायदा हमारे ऊपर थोपा जाए। और उसी दिन हम अल्लाह से दुआ भी करेंगे कि जो जालिमाना कायदा जो आ रहा है, अल्लाह ताला उससे हमारी हिफाजत करे, पूरी जो कौम है उसके लिए दुआ भी करेंगे हम लोग। और उसी के साथ साथ आप जैसे जानते हैं कि जुमा के दिन जुमा का खुतबा होता है, जुमा का प्रवचन होता है, उसके अंदर हमारे पूरे मुसलमान जो हैं उनको हम इसके बारे में जागरूक करेंगे, बेदार करेंगे कि ये जो कायदा है इसके आने से इसके क्या असरात होंगे, और हमारी ज़िंदगी पर इसकी क्या असर होगी, ये सब चीज़ें हम उनके सामने खोल कर बयान करेंगे, ताकि मुसलमानों को भी मालूम हो ये कायदा हमारे लिए कितना ज़्यादा। फिर इसके साथ हमने जैसे ही ये बिल पास होगा, पास तो यहाँ से हुआ है, जैसे ऐसे ही हमने एक लीगल टीम बनाई है, जिसके अंदर हमारे जो लीगल एक्सपर्ट है वो सब उसके अंदर शामिल है। वो ये पूरे बिल को अभी स्टडी कर रहे हैं, और उत्तराखंड में भी जैसे मैंने बताया कि कायदे को हमने चैलेंज किया हुआ है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, और एडवोकेट मोहम्मद ताहिर हकीम साहब वहाँ पर उसको भी देख रहे हैं, उनके लीगल एडवाइजर है। तो यहाँ भी उसका स्टडी करेंगे कि दोनों में क्या फ़र्क है, और इसका पूरा स्टडी करने के बाद हमारी जो लीगल टीम होगी वो आगे लीगल प्रोसीजर करेगी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ भी उसको चैलेंज करना है, जो कुछ भी करना है वो हम इसके बारे में करेंगे। और पूरे मुसलमानों को जैसे मैंने बताया खुतबे जुमा के अंदर तो होगा, लेकिन उसके अलावा सिंपोजियम, सेमिनार, वर्कशॉप और ये सब चीज़ करके हम मुस्लिम जो समुदाय है उसको इसके बारे में हम मतलब बेदार करेंगे। जैसे मैंने कहा कि हमारे भारत के अंदर सभी धर्म और संप्रदाय के लोग रहते और बसते हैं, तो हम उनके भी ऊपर भी कोशिश करेंगे कि कायदा उनके ऊपर भी आए। आपको मालूम है कि इसके साथ साथ लिव इन रिलेशनशिप का कायदा भी साथ में आ गया है, तो वो तो हमारे देश के लिए, सिर्फ मुसलमान नहीं पूरे भारतीयों के लिए वो बहुत ज़्यादा है। वो हमको नैतिक अधपतन में ले जाएगा, हमारा समाज पूरा बिखर जाएगा, तबाह और बर्बाद हो जाएगा। तो उसमें भी हम चाहेंगे कि दूसरे जो मजहब के लोग हैं, दूसरे धर्म और संप्रदाय के लोग हैं, वो भी साथ में आए और वो भी वो करें। फिर इसके बाद अगर ये बिल हम पे थोपा ही गया तो हम तो मुसलमान हैं, और मुसलमान कहा ही उसको जाता है जो अल्लाह के कुरान में जो बताए हुए आदेश है उसके मुताबिक अपने जीवन को व्यतीत करता है। तो हम कोशिश करेंगे कि अगर ये बिल आ भी गया तब भी हम शरीयत पर कैसे अमल करें उसके हम नए नए तरीके निकालेंगे, और उसको हम ढूंढेंगे कि उससे क्या हो सकता है।
तो हम ये कायदे को अगर आ भी गया तो इसको हम निरर्थक बनाएंगे। हम मुसलमानों को भी बताएंगे कि इसके लिए हमको कोर्ट में नहीं जाना है, मामला तो कोर्ट में जाने के बाद आएगा, हमको तो इस पर दिल से अमल करना है और इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। तो ये हमारा जो फर्स्ट शॉर्ट टर्म जो प्लानिंग है वो ये है। इसके बाद हमारा लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगा कि लॉन्ग टर्म हमको क्या कुछ करना है इस मुल्क के गुजरात के अंदर। तो वो प्लानिंग हमारी जो नेक्स्ट मीटिंग होगी गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति की, उसके बाद में वो आपके सामने हमको रखेंगे। अच्छा इकबाल भाई, जिस तरीके से ये दिखाया जाता है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है इस तरह के बिल लाकर, लेकिन हकीकत तो ये है कि बीजेपी अपने वोट बैंक को टारगेट कर रही है, हिंदू वोट बैंक को। तो क्या उसका भी कुछ काउंटर होना चाहिए कि हिंदू भाइयों को भी दिखाया जाए? क्योंकि कई सारे ऐसे मुल्क हैं जहां पर पहले से ही इस तरह के यूसीसी वगैरह कानून है, मुसलमान फिर भी अपनी शरीयत का आराम से उसमें अमल कर रहे हैं, तमाम चीजें हैं। तो हमें जरूरत नहीं है इस तरह की कि हम अपने हिंदू भाइयों को भी ये चीजें बताएं कि सरकार किस तरह की साजिशें रच रही है यूसीसी के नाम पर। ये आपकी बात सही है और मैंने यही कहा, मैं भी यही कह रहा हूँ कि एक तरफ मुसलमान जो अपने इस शरीयत के आदेश के मुताबिक जरूरत पड़ने पर दूसरा विवाह जब करते थे उससे रोक दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ वो दरवाजा खोल दिया जा रहा है। यानी जो नैतिकता का वो था कि दूसरी बीवी करके उसके अधिकार देकर वो करने का जो वो था, वो सिस्टम को बंद किया जा रहा है, लेकिन दूसरा दरवाजा खोला जा रहा है अनैतिकता का। आपको चाहे आप शादीशुदा है लेकिन आपको दूसरा विवाह करना है, आप रजिस्टर्ड मैरिज करके उसके साथ आप मजे से रह सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा वो है, और इसके लिए हम सभी धर्म और संप्रदाय के जितने भी लोग हैं, जितने भी समझदार लोग हैं, वो सबको हम साथ में लेंगे और इसको हम एक अभियान के तौर पे इसको हम आगे चलाएंगे। इकबाल भाई, इसको एक चुनावी मुद्दे के तरीके से देखा जा रहा है या भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा? देखिए, चुनावी एजेंडे तो हर चीज है, अभी यहाँ इलेक्शन का कोई वो नहीं, फिर भी ये लाया जा रहा है। जहां तक मैं समझ पाया हूँ, बीजेपी की जो रणनीति है, जो काम करने का तरीका है, वन नेशन, वन इलेक्शन, वन लॉ, वन पार्टी और कायमी सत्ता, कोई विपक्ष भी ना बचना चाहिए, इस तरह की पूरी स्ट्रेटेजी पे लोग आगे काम कर रहे हैं। और ये पूरे लोकतंत्र के लिए बहुत भयजनक वो है। तो इस पर हम सभी भारत के जो देशवासी है, जो संविधान पे विश्वास रखते हैं, उनको सब पर ये आगे आना होगा। ये बहुत भयजनक स्थिति है, यानी 75 में इमरजेंसी से भी खराब स्थिति है आज। तो देश हमारा उस तरफ आगे बढ़ रहा है और इसको रोकने के लिए हमारे को हम हर संभव प्रयास करने की जरूरत है। ये समान नागरिक संहिता की बात करते हैं तो गुजरात में सबसे पहले समान नागरिक की बात है, तो ऐसा नहीं लगता कि हमें मांग की जानी चाहिए कि डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट की क्या जरूरत है, फिर समान नागरिक की रखिए आप, वो सब कानून भी सबके लिए समान कर दीजिए आप। बिल्कुल सही बात है आपकी कि एक तरफ आप समानता की बात करते हो और एक तरफ असमानता है। आपको मालूम होगा HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अब सभी के लिए कायदा है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में टैक्स में हिंदू भाइयों को क्यों बेनिफिट दिया जा रहा है, दूसरे को क्यों उसमें से बाकात किया जा रहा है? ऐसे तो बहुत सारी चीजें निकल कर आएगी कि जिसमें असमानताएं बहुत ज्यादा है। खुद ये बिल के अंदर असमानता है और बहुत सारी चीजों में असमानता है। आसान धारे का आपने बात की, आसान धारा तो मुसलमानों के लिए एक जेल में तब्दील हो जाएगा आने वाले दिनों में, कि धीरे 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 करके वो सिमट जाएंगे अपने उसमें। मुसलमान भी भारतीय नागरिक है, उसके भी जहां मर्जी में हर इलाके के अंदर वो जाकर अपना मकान, दुकान, जो कुछ उसको लेना, ऑफिस ले सकता चाहिए। ताहिर भाई, चूंकि आप एक वकील हैं, ये बताइए क्या इसे कानूनी एतबार से चुनौती दी जा सकती है हाईकोर्ट में? बिल्कुल दी जा सकती है, उत्तराखंड में भी दी गई है तो उसी तरीके से गुजरात में भी दी जाएगी। जैसे ये बिल आया तो पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका उर्दू तर्जुमा कराने के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनको दे दिया है। इंशाल्लाह एक आध दिन में उसका तर्जुमा मुकम्मल हो जाएगा। और पर्सनल लॉ बोर्ड या गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति तो कोशिश कर रही है, पर्सनल लॉ बोर्ड में ये तय हुआ है कि जैसे ये तर्जुमा हो जाएगा, सबसे पहली कोशिश कायदे को चैलेंज करने की पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिए यहाँ पे की जाएगी। देखिए, कायदे की बात आपने कही, इसलिए मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहना ही एक बहुत बड़ा गंदा मजाक है, झूठ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड है ही नहीं। जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आइन है, उसमें आर्टिकल 44 जो है वो ये कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सारे सिटीजन्स के लिए एक कायदा हो और पूरे मुल्क में एक कायदा हो। उसमें लिखा है फॉर द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर रहे हैं या करना चाहते हैं या कह रहे हैं कि हम वो कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ है कि वो सारे सिटीजन्स के लिए होना चाहिए और हिंदुस्तान के सारे सिटीजन्स के लिए होना चाहिए और पूरे हिंदुस्तान की हद में होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए।
अगर ये नहीं हो रहा है तो जो आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये वो है ही नहीं, और ये झूठ है कि जो चलाया जा रहा है। हर एक इंसान झूठ बोल रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। उसकी वजह यह है कि बीजेपी का शुरुआत से मैनिफेस्टो रहा है, उनका एजेंडा रहा है कि हम जो जो चीज़ें करेंगे, हम राम जन्मभूमि का राम टेम्पल बनाएंगे, आर्टिकल 370 हटाएंगे और हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड उनके लिए देश भर में लाना मुमकिन नहीं है, जो चीज़ वो नहीं कर सकते, इसलिए एक दिखावे के तौर पे, अगर बहुत हल्की जबान में कहूँ तो नाटक करके ये बताया जा रहा है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं। पहले इन्होंने ये उत्तराखंड में किया और अब यहाँ किया। अगर हिंदुस्तान भर में एक कायदा नहीं आ रहा है, मान लो एक राज्य में आ रहा है, तो क्या एक राज्य के सारे लोगों के लिए कायदा है? उत्तराखंड में भी शेड्यूल्ड ट्राइब पे अप्लाई नहीं होता, गुजरात में भी शेड्यूल्ड ट्राइब पे अप्लाई नहीं होता, और उन पर भी अप्लाई नहीं होता कि जो अपने मामला जैसे शादी ब्याह और विरासत की तकसीम है वो अपने रीत रिवाज के हिसाब से चलाते हैं। तो सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब बाहर नहीं निकलती, वो लोग भी बाहर निकल जाते हैं कि जो ये कहे कि हमारे तो रीत रिवाज ही है, तो उन पे भी लागू नहीं होगा। तो यूनिफॉर्मली ये गुजरात में भी सारे लोगों पर लागू नहीं हो रहा है, और सिर्फ अगर ये किसी पे लागू होता है, किसी को परेशानी हो रही है, जिसके लिए किया जा रहा है तो मुसलमान है। उनका ये टारगेट है कि हम ये बतलाना चाहते हैं कि मुसलमान जो अपनी शरीयत पे अमल कर कर आज तक के अपने मामलात हल कर रहा है और उसके हिसाब से जो चल रहा है उसको हम रोक रहे हैं। हम एक शादी पे ना रुक जाए, एक से ज्यादा शादी की बात है, आपको आपके कजिन्स के अंदर शादी करनी, रिश्तेदारों में जो शादी करनी, उसे रोका जा रहा है। फिर तलाक कैसे आप दोगे, इद्दत कैसे होगी, तलाक के बाद हुकूक क्या होंगे, उससे आपको रोका जा रहा है। विरासत तकसीम कैसे होगी, किसको कितना हिस्सा मिलेगा, उससे आपको रोका जा रहा है। और ये सारी चीजें जो है ये कोई रीत रिवाज नहीं है, ये कुरान के कवानीन है जो अल्लाह ताला ने कुरान में नाजिल किए हैं। हदीस में की बात भी नहीं है, तो कुरान की बात है। उन चीज से आपको रोका जा रहा है। तो कोशिश ये है, ये कायदे से, इसको पहले तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहना ही बहुत बड़ा मजाक है और नहीं कहना चाहिए, एटलीस्ट हमको तो नहीं कहना चाहिए। और हम अगर थोड़ी बहुत भी जो भी कोशिश कर सकते हैं वो लोगों की गलतफहमी दूर करें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है ही नहीं है। तो ये एक कायदा बन रहा है जो कायदे के जरिए मुसलमानों को कुरान और हदीस से अमल करके, उनकी शरीयत से अमल करने की रोकने की बात है। आपको ये कहा जा रहा है कि आप कुरान के हिसाब से ना शादी करेंगे, ना तलाक देंगे, ना आपकी विरासत तकसीम होगी और सारे मामलात होंगे। तो ये चीज़ करें, और करने की का मंशा और इंटेंशन ये सिर्फ ये है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी को, जो पोलराइजेशन की जो बात की वो ये है, उनको ये बतलाना है कि देखिए हमने मुसलमानों को एक और डंडा मारा है, मुसलमानों के एक और हुकूक को हमने छीन लिया है, तो अब आप इससे खुश होकर हमको वोट दो और हमको वापस सरकार में बिठाओ और बिठाते रहो। तो ये चीज़ है। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।